नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर हम लोग बाइलिंगुअल मैनर में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपकी न्यूज मटेरियल लिया जाता है वो आपके सारे लीडिंग जो भी न्यूज़पेपर्स हैं और जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहां से लिया जाता है, जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली फॉर यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं और अन्य जो भी आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इसे सतत रूप से कंसिस्टेंट देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही अगर आप 5000 लाइक्स करते हैं वीडियो में, स्पेसिफिक इस वीडियो में 5000 लाइक्स का टारगेट जो है अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसकी पीडीएफ हमारे द्वारा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा इंस्टाग्राम का जो पेज है वो ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही जो हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल करके टीम से बात कर सकते हैं और उनके बारे में कंप्लीट जानकारी वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। और इस पीडीएफ की पिक अगर 5000 लाइक्स का टारगेट पूरा होता है तो आप इंस्टाग्राम पेज पे उसको एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और भी महत्वपूर्ण पीडीएफ वहां पर उपलब्ध कराई जाती है, तो आप लोग इंस्टाग्राम पेज को जरूर जो है फॉलो करें, ठीक है। इसके बाद हम आज का अपना पहला जो है टॉपिक देखेंगे। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं उसमें जो पहला है, इसमें पंजाब पुलिस चाहती है, उसने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि जो गुरु नानक जी की जयंती है उसको विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में डिक्लेयर किया जाए, ठीक है ना। तो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया, ये सिख सेक्ट से रिलेटेड है, भक्ति आंदोलन वगैरह देखा होगा आप लोगों ने। उसी के संदर्भ में अब आपका होमवर्क क्या हो गया कि भैया एक बार भक्ति आंदोलन को हम रिवाइज कर लें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। और मेंस के लिए भी उसकी आइडियोलॉजी एक A4 साइज के पेपर में हम नोट्स को ऐसे मेंटेन करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे एड ऑन करते हैं। दूसरा जो है ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, गुरु पूजा जो थेवर जयंती से रिलेटेड है। तीसरा ये आपका सोशल इशू है, ठीक है ना। ये अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है महिलाओं के लिए, तो सोशल जस्टिस में रख सकते हैं आप इसको, वेलफेयर प्रोग्राम्स के अंतर्गत रख सकते हैं, है ना। सोसाइटी का अवेयरनेस से रिलेटेड है, तो जीएस पेपर 2 में भी जाएगा, 3rd में भी जाएगा। 4th जो है आपका वो एक बिल प्रपोज किया गया है, ठीक है ना, जो आपका रेटिफिकेशन करने के लिए जो बिल है आपका मातृवंशी जो प्रभाव है ना, जो मैट्रिलिनियल जो आपका प्रभाव है, कहां पर, मेघालय से। तो आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पर जनजातियों के अंतर्गत देखेंगे आप तो वहां पर जो है मैट्रियार्की जो है आपको वहां पर प्रिवेलेंट दिखाई देती। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक देखेंगे, उसको समग्रता से चर्चा करेंगे। ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जीएस पेपर 1। तो यहां पर इसका कंटेक्स्ट क्या है, किसी भी टॉपिक में सबसे पहले संदर्भ जानने की आवश्यकता होती है। वो करंट तभी आपके यूज का है जब उस करंट को आप अपने आंसर में यूज कर पाए, तभी उसका क्या है, महत्ता है, अदरवाइज वेस्ट है वो। तो यहां पर पंजाब पुलिस ने प्रपोजल रखा है कि ये जो बर्थ एनिवर्सरी जो है गुरुपुरब, जिसको गुरु पर्व बोला जाता है, उसको आप विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित करें। तो ये तो एक कंटेक्स्ट है। अब इसके हम की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसमें एक रिटन प्रपोजल जो है इसके संदर्भ में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को भेजा जा सकता है सून, बहुत जल्दी जो है इसको भेजने का प्रस्ताव ऐसा किया जा सकता है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इस प्रपोजल में आगे क्या कहा गया है, तो बोला गया कि ये जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है आपकी, उसके द्वारा देश के भीतर राष्ट्रीय पैदल यात्री दिवस घोषित किया जाए और इसके बाद भारत सरकार इसके संदर्भ में जो रोड सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसके संदर्भ में अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको जो है विश्व पैदल यात्री दिवस घोषित किया जाए और इस प्रस्ताव को यूएन के सम्मुख रखा जाए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद अब ये जो जयंती थी वो कौन सी जयंती थी, तो भैया इस वर्ष गुरु नानक जी का 552वां जो है गुरु पर्व 19 नवंबर को मनाया जाएगा। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद अब इनकी आइडियोलॉजी जानना जरूरी है हमको, ठीक है। तो गुरु नानक देव जो हैं उनको दुनिया का सबसे उल्लेखनीय और सबसे श्रद्धेय पैदल यात्री क्यों माना जाता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सीधी बात है, आप जानते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं ये लोग, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखते होंगे लंगर वगैरह का कंसेप्ट है इनके लिए, है ना। तो ये सोशल एंगल ज्यादा है,
है ना। तो ये एकता का संदेश यूनाइट करने के लिए और जो भी स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक संवाद थे उसमें शामिल होना, और धर्म के अंदर जो रूढ़िवादिता थी, जो बाधा लिखा है उसको आप रिचुअलिज्म से समझिएगा। तो उन बाधाओं को तोड़ने के लिए जो है इनके जो संस्थापक है सिख धर्म के गुरु नानक देव, उनकी 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान उन्होंने कई यात्राएं की, लोगों तक जो है ऐसे संदेश को उन्होंने पहुंचाया। ठीक है, तो मक्का से हरिद्वार, सिलहेट से आपका जो माउंट कैलाश है, गुरु नानक जी ने वहां पर यात्राएं की। ठीक है ना, बहुत सारी यात्राएं की और उन यात्राओं को उदासीस भी कहा जाता है। इस संदर्भ में उन्हें हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध, जैन धर्म, इनसे संबंधित सैकड़ों जो है कई सारे जो आपके धार्मिक स्थल हैं उनका उन्होंने दौरा किया था। ये बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, इसके बारे में सिर्फ जानकारी होनी चाहिए हमको। इसके बाद कुछ और भी साइट्स हैं, ठीक है ना। उनकी यात्रा के दौरान जो उसके उपलक्ष्य में गुरुद्वारों का निर्माण किया गया, ठीक है ना, क्योंकि वो उनका सिख धर्म का वो क्या है, स्पिरिचुअल प्लेस है। उसके बाद में उनकी यात्रा को जन्म सखी जो नामक टेक्स्ट है, ग्रंथ है, उसमें उनको लिखा भी गया है, जिनमें इनका उल्लेख है, उसको जन्म सखी बोला जाता है। उसके बाद जो भी साइट्स यहां पर बताई जा रही है वो भौगोलिक स्तर अगर आप देखेंगे भारत का, अब देखिए भारत के संदर्भ में आप देख रहे हैं अगर, तो ये तो आज का भारत है हमारा जिसको हम देख रहे हैं। अब पहले तो हमारा ये वाला भी पार्ट था, ठीक है ना, इधर भी था पूरा बांग्लादेश वाला पार्ट, तो उसको समझ के चलिएगा। उस हिसाब से वो 9 देशों में विस्तारित है। जैसे हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, चीन जो हो गया, तिब्बत, बांग्लादेश, सऊदी अरब, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित है। लेकिन वहां पर यात्राएं क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है ना। आईआर में आप देखते होंगे तो वो जो है इनएक्सेसिबल है ना, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण। अब इसके बाद यह माना जाता है कि उस समय के दौरान जब ट्रांसपोर्टेशन तक सीमित था, उतने आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे ना, ट्रांसपोर्टेशन के उतने मोड्स नहीं थे, है ना, उतने साधन भी नहीं थे, उतनी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, लिमिटेड थे वो, है ना। तो लोग कैसे यात्रा करते थे, नावों से, जानवरों से, उसी में सीमित थे, है ना। तो गुरु नानक देव ने अपने साथी भाई जो मर्दाना थे उनके साथ यात्रा का अधिकांश भाग पैदल ही किया था कंप्लीट। अब गुरु नानक जी के बारे में नॉर्मल कंटेक्चुअल जानकारी है कि इनका जन्म जो है 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। राई भोई की तलवंडी जो विलेज है वहां, प्रेजेंट डे में जो नानकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में अवस्थित है। अब देखिए ये क्या कॉरिडोर के संदर्भ में ये चर्चा में नहीं था। तो यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है ना। ये लाहौर प्रोविंस में है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि एक परंपरा के अनुसार उनका जन्म जो है कार्तिक महीना होता है भारतीय संदर्भ में, या फिर नवंबर में हुआ था। ये सिख धर्म के संस्थापक हैं और 10 सिख जो गुरु हैं उनमें पहले हैं। अब सारे सिख गुरुओं का आपको नाम पता होना चाहिए। स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है, आइडियोलॉजी जो है यूपीएससी में पूछा जाता है ना। इसके बाद जो इनकी शिक्षाओं का जो मुख्य सार था, मैंने पहले ही बताया, एकेश्वरवाद, एकता पर आधारित, ठीक है। और इसमें जो है अनुष्ठान, पुजारी, है ना, जो है उसके बिना भी भगवान तक प्रत्यक्ष पहुंच हो सकती है। मतलब कर्मकांडों का ये क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं, है ना। और बोलते हैं कि मनुष्यों की जो पहुंच है भगवान तक प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकती है बिना किसी कर्मकांड के। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। इसके बाद आप देखेंगे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, है ना। उसको किसको माना उन्होंने, वाहे गुरु को। वो एक ऐसी इकाई है जो निराकार है, कालातीत है, समय से परी है, सर्वव्यापी है, सब जगह विद्यमान है और अदृश्य है, जो दिखता नहीं है ना। तो सिख धर्म में भगवान के जो अन्य नाम है, अकाल पुरख, अकाल तख्त के संदर्भ में सुना होगा आपने। बाद में 1984 का जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है ना, जर्नैल सिंह भिंडरा वाले, ये सब यहीं से कनेक्टेड है। और निरंकार है। उन्होंने भक्ति के निर्गुण, देखिए सगुण और निर्गुण 2 धाराएं आप देखते हैं भक्ति आंदोलन में, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, निर्गुण में आएंगे। तो निराकार परमात्मा की भक्ति और पूजा की इन्होंने क्या की, वकालत की, नॉर्मल सी चीज है। और इनका जो स्वर्गवास हुआ वो 1539 में हुआ करतारपुर, है ना, पंजाब में, जो अब पाकिस्तान में। करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है वो आप अभी चर्चा में देख ही रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से लगातार था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, आप इसको जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। अब कंटेक्स्ट क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने अभी बोला है ना, थेवर जयंती मनाई गई। तो किसके संदर्भ में, तो महान जो पसुमपोन मुथुरा मलिंग थेवर थे, उनका जो योगदान था उसके संदर्भ में उनको उन्होंने स्मरण किया उनका, है ना। तो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि उनके बारे में जान ले भाई कि क्या इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो की पॉइंट्स क्या है, तो ये जो है आपकी 114वीं 114th जो इनकी जयंती थी, गुरु पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये 30 अक्टूबर को हर वर्ष जो है इनको मनाया जाता है, इनकी जयंती के रूप में, किसके, पसुमपोन के, है ना। तो ये प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, साउथ के नाम होते हैं तो हम लोग इतने हैबिचुअल नहीं होते, आराम से देख लीजिएगा। ये इनके पिक्चर भी है। अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1908 को रामनाड जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसके
पसुमपोन में हुआ था। अब 1910 से ये उनके पास में ही एक विलेज था, है ना, लगा हुआ कल्लूपट्टी, वहां पर उन्होंने अपनी नानी पार्वती अम्मल के साथ उन्होंने जीवन यापन किया, जीवन व्यतीत किया, अपना समय व्यतीत किया। ये आपके फ्रीडम फाइटर भी थे, है ना, स्पिरिचुअल लीडर के साथ साथ। इसके बाद इन्होंने जो मुकुल थोर आपका सेक्ट है, संप्रदाय है, आप आर्टिकल 25 से 28 के बीच में जो सेक्युलरिज्म इंडिया में पढ़ते हैं वहां सेक्ट वर्ड यूज किया गया है, सेक्ट, है ना, पंथ, समुदाय, इसलिए पंथ निरपेक्षता बोला जाता है उस शब्द को। धर्म निरपेक्षता जो वर्ड है टेक्निकली रॉन्ग है, ठीक है। तो यहां पर एक ऐसा समुदाय है, ये आपका मुकुल थोर, उनके बीच में इनको देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, माना जाता है। ऐसे लोगों की मान्यताएं हैं जिसमें आपके कल्लर, मरावर और अहम्बा दियार जो है एक ग्रुप समुदाय सम्मिलित है। तो इनका नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में प्रीलिम्स में कोट किया जा सकता है ये स्टेटमेंट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट है कि जो टेंपल एंट्री, आप लोगों को पता है कि हमारे यहां जाति से संदर्भित बहुत सारी सामाजिक रूढ़ियां विद्यमान थी। तो जो बेचारे दलित वर्ग के लोग थे उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अभी भी लगातार मंदिर में आप देखते हैं, है ना, मंदिर हो चाहे आपका बॉम्बे वाला आपका केस हो चाहे साउथ वाला हो, आप रेगुलर देखते हैं टेंपल एंट्री वाला, वुमेन्स को लेके या आपके दलितों को लेके, है ना। तो उस समय भी ऐसी समस्याएं थी, तो इन्होंने दलितों के हिंदू मंदिरों में जो प्रवेश था उस पर से प्रतिबंध को हटाने में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है। तो जो ये मंदिर प्रवेश प्राधिकरण और जो क्षतिपूर्ति एक्ट था 1939 का, सी राजगोपालाचारी जी की जो सरकार थी उसके द्वारा पारित किया गया था, उसमें इनका जो है मुथुरा मलिंग का विशेष योगदान था। ये याद रख सकते हैं आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इसके माध्यम से फिर यहां इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटाया गया कि बोले भैया दलित भी हिंदू मंदिरों में जा सकते हैं। इसके बाद इनको इलेक्ट किया गया, मतलब जो इनका निर्वाचन किया गया 3 बार नेशनल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। इसके बाद आपराधिक जो जनजातीय अधिनियम था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्रिमिनल ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नोटिफाइड ट्राइब्स वगैरह भी पढ़ते होंगे, फिर आगे चल के पंचशील सिद्धांत भी पढ़ेंगे, आईआर के अलावा ट्राइब्स को भी लेके है पंचशील सिद्धांत, ठीक है ना। तो अब आप लोग बताइएगा कि ये जो नोटिफाइड ट्राइब्स होती है वो क्या होती हैं, और ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट क्यों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां उस समय पारित किया था, कमेंट बॉक्स में बताया करिए, यही हमारे लिए भी मोटिवेशन होता है, ठीक है ना। तो इसको इनैक्ट किया गया था, इस एक्ट को 1920 में गवर्नमेंट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा, और उसी के क्रम में इसको इंप्लीमेंट किया गया, है ना, जो पीस मील फैशन के संदर्भ में, ही हैड अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन दिस टू, ठीक है ना, टुकड़ों में इसको जो है लागू किया गया, इसमें भी इनका विशेष योगदान रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि सीटीओ के द्वारा जो आपके आदतन अपराधी के रूप में इनको नामित कर दिया गया था समुदायों को, है ना, तो उसके द्वारा क्या किया गया था, कम्युनिटीज को क्रिमिनलाइज कर दिया गया और डेजिग्नेट किया गया उनको एज हैबिचुअल क्रिमिनल्स, है ना। तो ये आपकी कैसा एक्ट आपको दिखाई दे रहा है, ब्रिटिशर्स का औपनिवेशिक शोषण का एक आयाम दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि जो एडल्ट मेल्स होते थे ये सेक्ट के ग्रुप्स के, वर फोर्स्ड टू रिपोर्ट वीकली टू लोकल पुलिस एंड हैड रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट इम्पोज्ड। वैसे ही समझिए कि कोई अपराधी होता है तो उसको थाने में टाइम टाइम पे जाना पड़ता है ना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। तो जब उनको अपराधी बता दिया तो इस तरीके के आयामों को अपनाना तो क्या हो गया, अपरिहार्य हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि थेवर जो है उन्होंने अटेंड किया था 52nd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन त्रिपुरी इन मार्च 1939। अब बताइए त्रिपुरी संकट क्या था, इसमें किसको लेके जो है सुभाष चंद्र बोस जी छोड़ देते हैं, इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो त्रिपुरी संकट जो है वो किस संदर्भ में आया था, और ये त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ था, एमपी में, यूपी में, जबलपुर में, छतरपुर में कि कानपुर में, कहां हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। डायरेक्टली भी पूछा जाता है कौन सा ये एनुअल सेशन है स्टेट पीसीएस में। इसके बाद इन्होंने इसको अटेंड किया। इसके बाद एट दिस मीटिंग जो प्रेसिडेंसी थी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको चैलेंज किया गया, किसके द्वारा, पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा, और सीतारमैया हैड द एक्टिव सपोर्ट ऑफ गांधी, और यहां पर जो है निर्विरोध जीत भी जाते हैं आपके कौन, हरिपुरा और त्रिपुरी संकट सुनते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, और वहां पर गांधी जी के जो आपके उम्मीदवार हैं पट्टाभी सीतारमैया वो हार जाते हैं। फिर भी उसके बाद वो उनकी नैतिकता देखे कि वो जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। ही डाइड ऑन 30 अक्टूबर इन 1963 ड्यू टू इलनेस, तो बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ये जीएस पेपर 2 से है ना, सोशल इशू के अंदर आप इसको रख सकते हैं, वुमेन्स को, तो वल्नरेबल ग्रुप्स में भी आ जाएंगे। तो अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम बनाया गया, यहां पर उसका आयोजन किया गया महिलाओं के संदर्भ में। तो जो एनसीडब्ल्यू है, राष्ट्रीय महिला आयोग, अब इसके बारे में आप देख जाइए, इसकी स्थापना कब हुई, ये स्टैच्यूरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कैसी बॉडी है ये आपकी, कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब इसकी स्थापना की गई, है ना, और ये क्या काम करता है। डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों का समालोचनात्मक विश्लेषण करिए। तो जब आपको पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो
इस आयोग ने अभी महिलाओं से संदर्भित जो भी कानून है उनके तहत उपलब्ध जो भी कराए गए अधिकार और उपायों के संदर्भ में कानून लाए गए होंगे, तो उनके बारे में जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, आर्टिकल 38, 39 पढ़ते हैं आप, उसी के संदर्भ में इसको जो इंप्लीमेंट करके नालसा को बनाया गया था 1987 में, तो उसके साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। और इसका अल्टीमेट गोल क्या होगा, तो वुमेन्स का एम्पावरमेंट होगा और उन्हें रियल लाइफ में जो भी हर्डल्स फेस करना पड़ता है, चुनौतियों, तो उनको सामना करने के लिए उनको रेडी किया जा रहा है। क्योंकि जब आपके पास अधिकार है, बहुत अधिकार है, लेकिन अधिकारों की जानकारी नहीं है, तो वो अधिकार किसी कार्य के नहीं है, है ना। हम तो तैयारी करते हैं जीएस की, इसलिए पढ़ लेते हैं पॉलिटी, नहीं तो नॉर्मल आप लोगों से बात करिए, क्या वो पढ़ेंगे जजमेंट कि मानका गांधी में क्या है या नहीं है। इस चीज को ना, मेरी बातों को समग्रता में लीजिएगा, एक पक्षी मत लीजिएगा, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, आप बिल्कुल इसको सत्यता के आयाम पर इसको तौल के देखिए, आपको समझ में आएगा, अपने घर में ही समझ में आ जाएगा। अरे अपने आप को लीजिए, अगर हम लोग तैयारी नहीं करते तो हमें क्या पता चले कि भैया उद्देशिका में क्या है ना, फंडामेंटल राइट्स क्या है, राइट टू लिबर्टी क्या है, हमने न्यूज पढ़ा और निकल गए। एडिटोरियल हम तभी पढ़ते हैं जब हमको मेंस की आंसर राइटिंग करनी होती है, तो वही संदर्भ यहां पर रखा गया है। इसके बाद की पॉइंट्स इसके बताए जा रहे हैं। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया यूपी में, वो वाराणसी में है ना, ऑनरेबल जो जस्टिस है यूयू ललित है ना, जो जज हैं आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे नालसा के, चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर, जो चेयरपर्सन है आपके किसके, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की, जो इनका नाम है आपका मिस रेखा शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इनकी प्रेजेंस में जो है इसको यहां पर क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इस अवसर पर जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और भी आपके प्रोमिनेंट लोग यहां पर क्या थे, उपस्थित थे, है ना। इसके बाद इस कार्यक्रम के बारे में बताया जा रहा है कि देश के सभी जो स्टेट्स हैं और जो यूटीज हैं, वहां पर रेगुलर रूप से सेशंस को कवर किया जाएगा, जिससे महिलाओं की जो भी शिकायतें हैं, जो भी मतलब समस्याएं हैं, उसका समाधान उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। क्योंकि जो आप समझिए वेलफेयर स्टेट को कैसे फॉर्म करेंगे, आर्टिकल 39B 39C डीपीएसपी का अगर आप उद्देश्य देखेंगे तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे होगी, जब न्याय हम जो है अपनी प्रणाली को सशक्त करेंगे और न्याय का वितरण भी समुचित रूप से करेंगे, इंक्लूसिव रूप से करेंगे, है ना। तो उसके बारे में क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में यहां पर जानकारी दी जाएगी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया गया है कि जो मतलब संवेदना है वुमन और गर्ल्स के संदर्भ में, उनके राइट्स के संदर्भ में, जो आपकी उसकी सेंसिटिविटी है, उसके बारे में आभास कराना उनको, है ना, कि किन लॉ के अंतर्गत आपको क्या जो है अधिकार यहां पर उपलब्ध कराए गए हैं आईपीसी के अंतर्गत, है ना। तो अवेयरनेस से संदर्भित है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया है, यहां पर जो शिकायतों के निवारण के लिए जो विभिन्न माध्यम है, अब क्या है शिकायत का निवारण के लिए हमारे यहां मैकेनिज्म, पुलिस है ना, एग्जीक्यूटिव है, न्यायपालिका है, तो उनसे किस तरीके से संपर्क स्थापित किया जाए, वो भी पूरा मैकेनिज्म इनको वहां पर उसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि नालसा द्वारा जो शुरू की गई अन्य परियोजनाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। 15 अगस्त 2020 को अगर एग्जीक्यूशन के स्तर पर देखें तो नालसा के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक पायलट परियोजना लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था विधिक जागरूकता कार्यक्रम, है ना। इसको अपने मेंस के आंसर राइटिंग में हम एम्बेडेड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो पायलट प्रोजेक्ट था, ये कवर कर रहा था आपका 8 डिस्ट्रिक्ट को, उत्तर प्रदेश, है ना, 8 स्टेट्स को, सॉरी 8 राज्यों को, यूपी है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, और आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम है। अब यहां पे देखिए नालसा के बारे में बताया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का आयाम है डीपीएसपी के अंतर्गत। बताइएगा कौन से आर्टिकल में, 38 में है कि 39 में है, किस में है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब इसको फॉर्म कब किया गया, तो 9 नवंबर 1995 में, किस एक्ट के अंतर्गत, मैंने पहले ही बताया 1987 में ये जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो है पारित किया गया था, उसके अंतर्गत सेटअप 1995 में किया गया। इसका पर्पस क्या है, तो फ्री लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत फॉर स्पीडी रिजोल्यूशन ऑफ केसेस। अब लोक अदालत के बारे में देख जाइए आप लोग एक बार, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी होगी और कम ऊर्जा में और सही दिशा में तैयारी होगी, है ना, क्योंकि जीएस का कोई और छोर नहीं है, ऐसे पढ़ते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसका जो आपको बता दिया गया कि 9 नवंबर 1995 को इसका स्थापना की गई। अब कैसी बॉडी होगी, तो जुडिशियल बॉडी, एग्जीक्यूटिव है, सीजेआई एनवी रमन्ना, है ना, पैट्रोन इन चीफ जस्टिस, जो आपके उदय यू ललित लिखा गया, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जो। तो की डॉक्यूमेंट क्या है इसमें, तो ये जो आपका एक्ट है, तो स्टैच्यूरी बॉडी हो गई, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, और न्याय सबको उपलब्ध कराना है, वो इसका मोटो है। इसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है ना। मैट्रियार्की जो है, आप जो हमारे यहां अगर आप इंडिया में देखेंगे तो जो आपका जनजातीय क्षेत्र है, वहां पर जो है वो आपका मैट्रियार्की से प्रभावित रहता है, ठीक है। तो यहां पर मेघालय के संदर्भ में आप देखेंगे, असम मेघालय वाला पार्ट, तो जो मेघालय का मातृवंशीय प्रभाव है उसके संदर्भ में एक प्रस्तावित विधेयक है, उसके बारे में यहां पर न्यूज को पुट किया गया। अब कंटेक्स्ट क्या है इसमें, तो लास्ट वीक
मेघालय में एक ऑटोनॉमस काउंसिल, आपको ऑटोनॉमस काउंसिल के बारे में पता होगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न 1971 के एक्ट के थ्रू भी लाई गई है और 1956 के अंतर्गत भी हमारे यहां स्वायत्त परिषदों की क्या की गई, स्थापना की गई है। बताइएगा कि कितनी है ना, वो आप देखते होंगे कि हमारे यहां किस टाइप से है, बिल्कुल मैप वाइज है ना, आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक सेंटर, ठीक है ना, आप देखेंगे इस तरीके से। और जो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जो स्वायत्त परिषद है, क्योंकि 5th और 6th शेड्यूल पढ़ते होंगे आप लोग पॉलिटी में, उसी से संदर्भित है वहां पर, है ना। तो यहां पर यह घोषणा की गई कि जो खासी समुदाय, अब आप देखिए कि जो गारो, खासी, चैंतिया, है ना, अबोर, मिश्मी, डाफला, पहाड़ियों के नाम पे जनजातियों के नाम है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी भी है वहां पर, है ना। तो भाई बहनों के बीच जो पैतृक संपत्ति का जो समान वितरण का उद्देश्य था, उससे संदर्भित जो है ये विधेयक 2021 पेश किया जाएगा, है ना। अब आप मैप में देख जाइए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से भी और सारे एस्पेक्ट से यहां से क्वेश्चन जरूर फ्रेम होता है। और अब अभी हमारी सरकार का फोकस जो है, फोकल पॉइंट भी आप देखेंगे तो क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी जो है बाकी भारत से अलग है ना, बहुत कम है कनेक्टिविटी, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है अभी सरकार को, बढ़ा भी रही है लगातार। और वहां पर रिसोर्सेज जो है नेचुरल, उसको भी मोबिलाइज करना है। जैसे हॉर्टिकल्चर में इस साल देखिए तो बहुत अच्छा वहां पर आउटपुट देखने को मिला है आपको, ठीक है ना। और यहां पर आप चिकन नेक भी पढ़ते होंगे, है ना, कि उसको जो है चाइना खत्म करने की मतलब स्थिति में है ना। तो ये सब चीजें हैं, बाद में कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कस करेंगे किसी मेंस का टॉपिक जब स्पेसिफिक आएगा या आंसर राइटिंग में। यहां पर की पॉइंट देखेंगे हम कि अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो क्या क्या हो सकता है। तो जो आपका मातृवंशी, जो आपकी खासी जनजाति है, उसकी विरासत की सदियों पुरानी प्रथा को यहां पर अमेंडमेंट किया जाएगा। तो क्या इससे जनजातियों के बीच में क्लैशेस आ सकते हैं, ये आपके लिए एक मुद्दा हो गया। उसके बाद जो यहां पर जो भी कमेंटेटर्स हैं उनका क्या कहना है, तो इनका कहना है कि इसकी संभावना नहीं है कि इसे एक कानून बनाया जाएगा, क्योंकि उपरोक्त विधेयक के अंतर्गत मेघालय में मातृत्व की प्रथा पर ध्यान केंद्रित किया गया है ना। जो मैट्रीलिनियल जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, उस पर फोकस किया गया है, ये बताया जा रहा है यहां पर। तो वो कानून बनाया जाएगा, ऐसा जो है ये क्या है, तय नहीं है। इसके बाद जो मेघालय में मैट्रीलिनी है आपकी, है ना, तो उसके संदर्भ में यहां पे बता रहे हैं कि क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो यहां पर 3 टाइप्स है आपकी, ट्राइब्स है, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक, मेघालय वाला पार्ट है आपका, ठीक है। अब गारो, खासी जो जयंतिया है, वहां पर जो है मैट्रीलिनियल सिस्टम को क्या किया जाता है, उसका अनुसरण किया जाता है विरासत के रूप में, है ना, इनहेरिटेंस जो लिखा गया। इसके बाद इस सिस्टम में आप देखेंगे, सॉरी स्क्रॉल हो गया था, ध्यान से देखिएगा, इस जो ये आपका ये प्रैक्टिस करते हैं ये प्रथा, इसके अंतर्गत जो लीनियज है और डिसेंट जो है वो ट्रेस करते हैं थ्रू द मदर्स क्लैन, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद दूसरे शब्दों में अगर इसको हम समझें तो चिल्ड्रन जो है वो किसका उपनाम लेते हैं, जैसे हमारे यहां पिता का लिया जाता है तो वहां का उपनाम जो लेते हैं वो मां का लेते हैं। पति जो है अपनी पत्नी के घर में चला जाता है और परिवार की जो सबसे छोटी बहू होती है उसको पुश्तैनी या कबीले की संपत्ति का पूरा हिस्सा दिया जाता है। इसको आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगर देखे जाए तो खतदू जो है ना, किसको बोला जाएगा, छोटी बेटी को, ठीक है। परिवार की जो सबसे छोटी बेटी है ना, ध्यान दीजिएगा, बहू नहीं है, छोटी बेटी है ना। अगर बोलने में कुछ अगर आपको समस्या लगती है, वैसे कॉन्सेप्चुअल कोई भी गलती नहीं होगी, क्या, क्योंकि यहां पर रेस्ट लेने का कोई स्कोप नहीं होता, जल्दी बोलना होता है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि अगर मुंह से कुछ गलत निकल जाए, कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल गलत नहीं निकलेगा, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये जो आपकी छोटी बेटी होती है जिसको खतदू बोला जाता है, उसी को जो लैंड का या जो आपका एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है उसका संरक्षक माना जाता है और भूमि से जुड़ी जो सभी जिम्मेदारी लेता है वो वही है आपका, उसमें जो संरक्षक बन जाता है, ठीक है ना। उसमें वृद्ध माता पिता, अविवाहित या निराश्रित भाई बहनों की भी देखभाल करना शामिल होता है। ये सारी जो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को दी जाती है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस कस्टम के अंतर्गत डिक्टेट जो करता है दैट द खतदू कैन नॉट सेल द प्रॉपर्टी, ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, किसकी परमिशन के बिना, अपने मामा के, मतलब मदर के जो आपके ब्रदर होते हैं, मैटरनल अंकल की बात करें तो। पूरा कस्टम समझ में आ रहा है आपको कि किस तरीके से जो है इस प्रथा को वहां पर अपनाया गया है। सिंस ही टेक्निकली बिलोंग टू द मदर्स क्लैन थ्रू विच डिसेंट इज ट्रेस्ड, तो भैया जब मां के संदर्भ में है तो इसलिए मामा को वहां पर प्रोमिनेंट बनाया गया है कि भैया जमीन वमीन बेचना भी है आपको तो फिर उनकी अनुमति के बिना नहीं बेच सकते, उनकी अनुमति अनिवार्य है। अब इसके बाद इस बिल का एम क्या है ना, तो ये बताया जा रहा है यहां पर क्यों संशोधन की आवश्यकता, ये जो है वो आभास कर रहे हैं, है ना, उसको महसूस करें कि यहां पर लाया जाए इस तरीके का अमेंडमेंट। तो उपरोक्त विधेयक को अभी खासी हिल्स का जो आपका स्वायत्त जिला परिषद है वहां पर पेश किया जाना बाकी है और इसके प्रावधानों को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है पूरी तरीके से। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, जो आपके टिटोस स्टारवेल हैं आपके, है ना, चाइन, उनके अनुसार
जो उपरोक्त विधेयक के जो आपके प्रमुख हैं KHADC के, उनके अनुसार बोला गया है ये कि इसका मुख्य उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव भाई बहनों के बीच माता पिता की संपत्ति और पुरुष महिला दोनों के बीच जो है इक्विटी में समान वितरण से सुनिश्चित करना है। समझ रहे हैं यहां पर आप, बराबरी की बात की जा रही है कि माता पिता की जो संपत्ति है तो फीमेल और मेल मतलब भाई बहनों के बीच जो है तार्किक रूप से उसका बंटवारा किया जाए, समान वितरण किया जाए। इसमें जो अन्य प्रोविजन है, वुड लेट पेरेंट्स डिसाइड हु दे वांट टू विल देयर प्रॉपर्टी टू, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो तीसरा प्रोविजन है इसमें, वो प्रिवेंट कर रहा है सिबलिंग को फ्रॉम गेटिंग पैटर्नल प्रॉपर्टी इफ दे मैरी अ नॉन खासी एंड एक्सेप्ट द स्पाउस कस्टम एंड कल्चर। तो भैया इसमें है कि अगर गैर खासी के समुदाय से शादी करेंगे तो फिर वो पैतृक संपत्ति से उनको बेदखल कर दिया जाएगा, है ना, या रोक दिया जाएगा, और जीवन साथी के रीति रिवाज और संस्कृति को स्वीकार करते हैं ये लोग, है ना, किसको, जो स्पाउस का कस्टम और कल्चर होता है, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है ये एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला जो है तुशील से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि जो तुशील है उसको डेजिग्नेट किया गया है, डिजाइन किया गया है किसके द्वारा, तो भारतीय नौसेना और रूस के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है कि ये जो जहाज है वो अत्याधुनिक भारतीय और रूसी हथियारों और सेंसर से एम्बेडेड करके बनाया गया है, शक्तिशाली संयोजन है जिसे एक एकल इकाई के रूप में, किस रूप में, एकल सिंगल यूनिट के रूप में नौसेना टास्क फोर्स के कंसोर्ट के रूप में लिटोरल और समुद्र में संचालित करने के लिए बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है ये आपकी, ठीक है। तीसरा जो है आपका यहां पर स्टेटमेंट कि यहां पर रडार से बचने के लिए, रडार से, है ना, स्टेल्थ टेक्निक वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, और जल में उत्पन्न जो हलचल है उसका पता लगाने के लिए स्टेल्थ तकनीकी का यूज किया जाएगा। तो ऑल जो स्टेटमेंट्स यहां पे दिए गए हैं सभी वो बिल्कुल ट्रू है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। और ये जो है आपका वो P1135.6 जो आपका वर्ग है उसका 7th नंबर का हमारा क्या है, ये 7th नंबर का क्या है, शिपयार्ड है ना, ठीक है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत है जिसका नाम तुशिल है, ठीक है, याद रखिएगा। यंतर जो आपका शिपयार्ड है वहां पर इसको जो है कमीशन किया गया, वहां से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें पूछा जा रहा है सागर निधि से रिलेटेड स्टेटमेंट, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला वो ये लिखा गया कि इसको कमीशन किया गया 2014 में फॉर द कंट्रीज मरीन रिसर्च प्रोग्राम है उसको मोबिलाइज करने के लिए। तो थोड़ा सा ईयर यहां पर गलत दिया गया, ये 2008 में लॉन्च किया गया था। पूर्वी सागर और सागर पश्चिम के बाद ये तीसरा जो है आपका सागर के अंतर्गत R&D वाला पोत है ये आपका, ठीक है ना, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड वेसल है आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत हो गया 2008 में, तो पहले को आप एलिमिनेट कर दीजिए, देखिए आपको आंसर मिलता है क्या, तो आंसर आपको वैसे भी मिल जाता, फिर भी देख लेते हैं अपन सेकंड स्टेटमेंट क्या है। तो पहला लिखा गया है, दूसरा स्टेटमेंट की ये एक पहला ऐसा भारतीय ध्वजांकित है अनुसंधान जहाज है जो प्रकृति की सबसे हार्श कंडीशंस में भी जो है देखते हुए भी 11 तूफानों और 73 nm पर आवर की अगर वहां पर हवा की स्पीड है तो भी उसका सामना करते हुए 66 डिग्री जो है आपका अक्षांश आर्कटिक जो क्षेत्र है वहां तक ये पहुंचा है, बिल्कुल ठीक है ना। सदन वाला पार्ट है ये, इसलिए एस लिखा हुआ है यहां पर, है ना, लैटिट्यूड के हिसाब से बता रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा ये कि जो आपका MOES है उसके पास वर्तमान में 6 जहाज हैं, इनका सबका नाम याद रखना है आप लोगों को, सागर निधि, सागर मंजूषा, सागर कन्या, सागर संपदा, सागर तारा, सागर अन्वेषिका, जिनका यूज किसके लिए किया जाता है, तो जो भी आपकी R&D है उसके बारे में ऑब्जर्वेशन किया जाता है समुद्रों के अंतर्गत संसाधनों का, तो उसके अंतर्गत कई महासागर अध्ययन और अनुप्रयोग के लिए इनका यूज किया जाता है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, पहला वाला रॉन्ग था, तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी धनतेरस, थैंक यू सो मच।